वेलकम टू महामना एकेडमी। और यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी की। पर मंजिल को पाने से पहले रास्ता जान लेना जरूरी होता है, इसलिए हम सबसे पहले रास्ता जानेंगे, यानी हम करेंगे सिलेबस डिस्कशन। तो आइए हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। पर पहले हम ये जानते हैं कि हमारी जो मंजिल है उसके पाने का रास्ता तो पता चल गया, पर साथी भी चाहिए। तो हम बनेंगे आपके साथी। हम आपके लिए लाए हैं एक बैच, ध्रुव बैच, जिसके थ्रू आप जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। आपका बीएचयू, डीयू या अदर टॉप यूनिवर्सिटी जिसे भी आप फोकस कर रहे हो। और ये हम पूरा पैकेज आपका, देखिए आपके पास गैट है जिसमें जनरल साइंस, जनरल मैथ्स, करंट अफेयर्स है, लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश और हिंदी है, और डोमेन में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स है। और ये सारी चीजें हम आपके लिए ला रहे थे 7500 में। पर ये प्राइस जो है हमें थोड़ी ज्यादा लग रही थी। हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ मिलकर चलें। उसके बाद आइए हम इस प्राइस पर आपको ये दे रहे हैं क्योंकि हमारा चल रहा है डिस्काउंट इंडिपेंडेंस डे का। तो हम आपको दे रहे हैं 1650 में ये पूरा चीज, ये सब आपको मिलेगा। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और तैयारी करते हैं आपके मंजिल की, आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज जो आप चाहते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब ये होता क्या है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका नेचर, स्कोप और फीचर। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम करें क्या, किसके लिए करें और कितना करें। तो जब हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम को जानना पड़ेगा, इसलिए हम प्रॉब्लम को पहले पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी पीपीसी। ये तो नाम से क्लियर है कि कर्व पढ़ना है, ठीक है। और इसमें हम इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका यूज क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं। हम इसे इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जान सके स्कार्सिटी के बारे में, इनकम और चॉइस के बारे में और मार्केट के बारे में, इन सबको कंपेयर कर सके थ्रू कर्व। वैसे तो आपका पूरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें मोस्टली आपको कर्व्स मिलेंगे। अगर आपके कर्व नहीं क्लियर होंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जरूरी है। फिर हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और हम पढ़ेंगे एक और चीज जो है हमारी एमआरटी। उसके बाद हमारा यूनिट 2 है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो चीजें आती थी पहले, यूटिलिटी और आईसी अप्रोच। पर हमारे सिलेबस में फिलहाल बस यूटिलिटी अप्रोच है, तो हम बस यही पढ़ेंगे। और हम इसमें 1 और 2 कमोडिटी दोनों केसेस पढ़ेंगे। फिर आता है डिमांड। तो डिमांड में हमारी मार्केट डिमांड होती क्या है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और स्कोप, इसके डिटर्मिनेंट्स जैसे कि प्राइस, इनकम, रिलेटेड प्राइस और मार्केट के बारे में। इसके बाद डिमांड स्केड्यूल पढ़ेंगे जो कि इससे ही बनता है, इससे रिलेटेड है। डिमांड कर्व पढ़ेंगे। मूवमेंट अलोंग और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि उसके हमारे चेंजेस जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है डिटर्मिनेंट की वजह से, यानी जो हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, और दूसरा होता है प्राइस की वजह से, जिसकी वजह से जो है हमारा मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। फिर हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें आपका आता है यूनिटरी आता है, इलास्टिक आता है, अनइलास्टिक आता है, और परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक आता है। फिर उसके बाद मेजरमेंट करेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसके 3 मेथड्स होते हैं, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर और जियोमेट्रिक। और ये सब सीखेंगे विथ मस्ट सी प्रैक्टिस। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें हमारा रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल है। रिटर्न्स टू फैक्टर वो होता है जिसमें सिर्फ लेबर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि उसकी जो प्राइसिंग कॉस्ट है वो चेंज हो सकती है, बाकी चीजें फिक्स्ड रहेंगी। और रिटर्न टू स्केल में ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, सब वेरिएबल होता है। फिर आते हैं सप्लाई पे। सप्लाई में हम पढ़ेंगे मार्केट सप्लाई, इसका मीनिंग और डेफिनेशन और स्कोप। फिर इसमें भी डिटर्मिनेंट्स आते हैं, इसके और इसके डिटर्मिनेंट्स लगभग सेम होते हैं, जिसमें आता है आपका प्राइस, रिलेटेड प्राइस, गवर्नमेंट और मार्केट। उसके बाद रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री गुड्स। और उसके बाद सप्लाई स्केड्यूल पढ़ेंगे जो कि इससे रिलेटेड होगा। सप्लाई कर्व, और इसमें भी हम मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो डिमांड और सप्लाई को थोड़ा कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं, इस तरीके से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और दोनों याद भी हो जाएगा।
फिर है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसके भी सेम मेथड्स हैं, परसेंटेज और जियोमेट्रिक। ये याद रखेंगे कि यहाँ पर हमारे 2 ही मेथड हैं और यहाँ हमारे 3 मेथड हैं। फिर आते हैं हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू पे। तो सबसे पहले क्लियरली लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, तो हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स पढ़ेंगे, लॉन्ग रन हमारे इसमें नहीं है, हमारे सिलेबस में लॉन्ग रन नहीं है, हम शॉर्ट रन पढ़ेंगे जिसमें हमारा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट आता है। टोटल, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे और इसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे थ्रू कर्व्स भी और थ्रू थ्योरी भी। और कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू भी पढ़ेंगे जिसमें टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू है। हम जितनी चीज़ें पढ़ेंगे उसे हम कनेक्ट करेंगे, हम उसे पढ़ेंगे विद कर्व्स और उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत मैटर करता है, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड देयर रिलेशनशिप, ओके। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीएन एमआर, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। फिर आते यूनिट 4 पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये हमारे पास फॉर्म्स जो है मार्केट के वो होते तो इससे ज़्यादा हैं, 4 होते हैं, बट हमें फिलहाल इस टाइम बस परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जिसमें बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। तो फिलहाल हमें यही पढ़ना है बस। फिर है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन हमारा है, इसमें हम जो प्राइस है वो किस प्रकार रखेंगे, किस चीज़ पर बेस्ड होगा, ये पढ़ेंगे हम। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? इफेक्ट्स जो है वो डिमांड और सप्लाई में जो होंगे जिसके थ्रू हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, तो जब वो अफेक्टेड होगा तो हमारी प्राइस भी अफेक्ट हो जाएगी। तो वो किस तरह अफेक्ट होगी और किस तरह हम इक्विलिब्रियम में आएंगे, हम वो पढ़ेंगे इसमें। फिर है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, तो हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे रेशनिंग क्या होती है, फ्लूर और सीलिंग, और फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। ये चीज़ें जो हैं, ये टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके हम मीनिंग जानेंगे, स्कोप जानेंगे और डेफिनेशन। फिर आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज, ये सब का जो सर्कुलर वे में ये जो चलता है, इसका साइकिल, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सब पढ़ेंगे। और दोनों मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों पे इसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये निकालने के यानी कि नेशनल इनकम निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों से प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जो कि ग्रॉस और नेट दोनों में पढ़ना है हमें। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। फिर आते हैं इसके यूनिट 2 पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स, जिसमें आपका आएगा डिमांड एंड सप्लाई का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। ये आपका रिलेशनशिप होता है। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो रिलेशनशिप होता है इनकम और कंजप्शन का, और प्रोपेंसिटी टू जो सेव जो होता है वो आपका रिलेशनशिप होता है इनकम और सेविंग का। और इसको हम एवरेज और मार्जिनल दोनों तरीके से पढ़ेंगे। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 2 सेक्टर मॉडल। तो ये जो डिटर्मिनेशन करेंगे हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट का, ये जो है हम 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ेंगे। और कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे काम करता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अच्छा देखो भाई, डिमांड है
तो जरूरी तो नहीं है कि डिमांड हमेशा बैलेंस्ड ही रहेगी, हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, नहीं हो सकता। कभी किसी को ज़्यादा डिमांड, कभी मार्केट में ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, तो ये एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो हम इसके पहले प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेजर्स टू करेक्ट, यानी कि फिर हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, जो हम पढ़ सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ये चीजें सही हो सकती है, यानी एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को हम सही कर सकते हैं। फिर है हमारा मनी एंड बैंकिंग। तो ये जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज मनी का तो भाई सब चाहते हैं। फिर है मनी का हम पढ़ेंगे मीनिंग, होता क्या है, इसका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब जैसे देखिए, पहले हमारे पास मनी तो थी नहीं, यानी हमारे पास करेंसी नहीं थी, हम क्या करते थे, बार्टर सिस्टम, जिससे हमें बहुत दिक्कत आती थी, मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मिलना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हमने क्या लाया, मनी, ठीक। तो हमारा इवोल्यूशन हुआ बार्टर सिस्टम से। फिर मनी का भी बहुत इवोल्यूशन हुआ है, जैसे पहले कॉइन्स आते थे मेटल्स के, फिर उसके बाद नोट्स एंड एटसेट्रा। तो हम इसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और मनी के फंक्शंस क्या है, ये तो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। मनी चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है इसके फंक्शंस। फिर उसके बाद हम आते हैं सेंट्रल बैंक पे। सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है। और भी कंट्रीज के अलग अलग सेंट्रल बैंक हैं जिनके अलग अलग नाम है, जो कि उन्हें भी याद रखना है क्योंकि वो भी आ सकता है और हम आपको सब बताएंगे। फिर आते हैं मीनिंग और फंक्शंस पर। जो सेंट्रल बैंक है ये होता क्या है, एपेक्स बैंक ये होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, ये परफॉर्म क्या करता है, क्यों है ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंक्स पे मीनिंग और फंक्शंस पर। कॉमर्शियल बैंक जो है वो तो बहुत सारे होते हैं, बट ये जो बहुत सारे होते हैं ये होते क्यों हैं, इसका कुछ तो यूज़ है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। फिर रीसेंट सिग्निफिकेंस रिफॉर्म्स एंड इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो जो भी अभी रिसेंट रिफॉर्म किया गया है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, तो हम वो पढ़ेंगे। फिर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बजट आपका। इसके हम मीनिंग पढ़ेंगे और इसके कंपोनेंट्स जितने हैं वो सारे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है, अच्छा है, क्यों बनाती है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि वो इक्वालिटी लाना चाहती है और बाकी बहुत मतलब गुड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहती है, इसलिए। फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीप्ट्स, जिसमें आता है आपका रिवेन्यू और कैपिटल। यही हम देखेंगे एक्सपेंडिचर में भी रिवेन्यू और कैपिटल आता है। फिर से आपको कह रहे हैं जब कोई सेम चीज़ आती है जो थोड़ी ऑपोजिट होती है तो उसे कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आए। फिर आते हैं प्लान और नॉन प्लान, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल भी आपके गवर्नमेंट बजट होते हैं, आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर है बैलेंस्ड बजट, सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। अगर हम बजट बना रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बजट सही नहीं हो पाता है, कभी कुछ ज़्यादा कभी कुछ कम भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हो जाती हैं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इसे कैसे सही करेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम, बैलेंस्ड, सरप्लस भी और डेफिसिट भी। अच्छा, जो डेफिसिट होता है तो इसमें भी डेफिसिट के 3 पार्ट होते हैं। जैसे पहला हो गया रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट। अब ये होता क्या है हम वो पढ़ेंगे, और अगर हो जाए तो इसे इम्प्लाई क्या करेंगे इसके ऊपर, तो इम्प्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, इसके मेजर्स पढ़ेंगे ताकि हम डेफिसिट्स को और अच्छे से जान सकें। फिर है डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस, यानी कि जो गवर्नमेंट का रोल है उसे हम डाउन साइज कैसे करेंगे, तो इसका हम मीनिंग और इम्प्लीकेशंस जानेंगे। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसमें आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉक्स, जिसको हम फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों वे से सही कर सकते हैं। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल होता क्या है, तो फिक्स्ड वे वो होता है जिसमें गवर्नमेंट जो है रोल प्ले करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट के बीच में, और फ्लेक्सिबल जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पर बेस होता है, जिसके हम मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे कि दोनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है। डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, और इसको डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू कैसे डिटरमाइन करते हैं वो भी पढ़ेंगे।
फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स, इसका जो अकाउंट बनता है बीओपी अकाउंट वो पढ़ेंगे, इसका मीनिंग, इसका कंपोनेंट और अ ब्रीफ एनालिसिस अबाउट रीसेंट एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे कि हम जब बीओपी को अच्छे से जान गए हैं, बट ऐसा है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बदलती रहती है, उसमें कुछ चेंजेस जरूरी हैं करना। तो जो हमारे चेंजेस हुए हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे। बस हमारा इतना टॉपिक हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना है ताकि हम सब कुछ बहुत अच्छे से जान सके और हम बहुत अच्छे से एग्जाम दे सके और हम जो चाहें हमें वो वाला कॉलेज मिल जाए। थैंक यू।